के होर्मुज में नाकेबंदी के साथ हमले की भी तैयारी यहां पर अमेरिका कर रहा है। शांति वार्ता नाकाम होने से दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गुस्साए हैं, बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि कुछ बड़े फैसले भी ले लिए गए हैं और सीधे सीधे ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी धमकी यहां पर दे दी गई है। लेकिन अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। और देखिए, इस पूरी शांति वार्ता के बीच ना सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो है पाकिस्तान। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया, लेकिन नतीजा जीरो रहा। ना कोई डील हुई, ना कोई ब्रेक थ्रू हुआ। यानी इस्लामाबाद की टेबल पर बैठी दुनिया जो है उठी तो खाली हाथ उठी। तो क्या ये पाकिस्तान की कूटनीतिक नाकामी है या फिर एक ऐसा तमाचा जिसकी गूंज अब ग्लोबल मंच पर सुनाई देगी? पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर सिनेरियो बनी पीस टॉक। कूटनीतिक अगुवाई पाकिस्तान के काम नहीं आई। अमेरिका ईरान को राजी करने में नाकाम रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए यह मौका ऐतिहासिक था। पाकिस्तान दुल्हन की तरह सजाया गया था। पलक पावड़े बिछाकर अमेरिका और ईरान की डेलीगेशन का स्वागत किया गया था। ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि कथित तौर पर दुनिया के सामने वो ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। न कोई डील हुई, न कोई समझौता हुआ। ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा, अमेरिका अपनी शर्तों पर। नतीजा ये हुआ कि बातचीत फेल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौट गए। साथ ही ये भी बता गए कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा था कि जी कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए, जबकि आने से पहले ही दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के लिए जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे वो रिजेक्ट कर चुके थे। उसके बाद भी इस टॉक को करवाया गया और जाहिर है कि जिस तरह की कंडीशंस या जो पॉइंट्स अमेरिका ईरान को दे रहा है वो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। ईरान क्यों मानेगा कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम कर दे या वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाए। इस किस्म की जो शर्तें लगाई गई हैं अमेरिका की तरफ से वो ईरान पहले भी नहीं मान रहा था और इसीलिए वो सैंक्शंस भी झेल रहा है। अब यहीं से पाकिस्तान के लिए असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान की मेजबानी में बात ना बनना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक नाकामी साबित हो सकती है, बल्कि ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकती है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जिससे पाकिस्तान को आर्थिक मदद और सुरक्षा संबंध चाहिए, दूसरी तरफ ईरान है जो पाकिस्तान का पड़ोसी है। इन दोनों के बीच तनाव बढ़ने के साफ मायने हैं। पाकिस्तान एक साथ दो दबावों में फंस जाता है, अमेरिका की रणनीतिक उम्मीदें और ईरान की सीधी भौगोलिक चुनौती। अगर अमेरिका सैन्य विकल्प अपनाता है तो पाकिस्तान से एयरबेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट की मांग हो सकती है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की किसी भी सहमति का मतलब होगा सीधे ईरान के निशाने पर आना। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो देश अमेरिका को अपनी जमीन देंगे वो उस देश पर जवाबी कार्रवाई झेलेगा। करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, जो हॉट जोन में बदल जाएगा। आतंकी गुट इस स्थिति का फायदा उठाकर हमले तेज कर सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव जैश उल अदल जैसे गुट इस अराजकता का फायदा उठाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों के खिलाफ हमले तेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से पाकिस्तान के भीतर गंभीर सांप्रदायिक दंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं हालात से बचने के लिए बिचौलिए पाकिस्तान ने भव्य तैयारियां की थी। सूटेड बूटेड सेना प्रमुख और पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी को न सिर्फ शून्य समझा गया, बल्कि पाकिस्तान की इस पूरी कवायद को एक शो पीस डिप्लोमेसी के तौर पर देखा गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने हितों को प्राथमिकता दी और पाकिस्तान सिर्फ एक मेजबान बनकर रह गया। इस नाकामी ने यह भी साफ कर दिया कि वैश्विक ताकतों के बीच पाकिस्तान की साख कितनी सीमित है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक मजबूत बिचौलिया नहीं बल्कि एक बार फिर कमजोर कड़ी के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया।
इस वक्त पाकिस्तान यकीनन एक नई मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है और जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है सऊदीया से, तो इनको तो जाना पड़ेगा, ये इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में क्या यहाँ पर अमेरिकन को भी जगह दी जाएगी? क्योंकि मेरा ख्याल है ये बेवकूफ़ी पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो जाएंगे और हम नई मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन जो बात आज हुई है, ये यहाँ पर कई लोग इस बात को काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, और वही हुआ। इन हालात के बीच सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के सामने है। पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर फैसला जोखिम से भरा है। एक तरफ ईरान से टकराव का खतरा, दूसरी तरफ अमेरिका को नाराज करने की कीमत। हालात करो या मरो जैसे बन चुके हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है तो ईरान से सीधी दुश्मनी तय है, और अगर दूरी बनाता है तो अमेरिका से रिश्ते और आर्थिक सहारा खतरे में पड़ सकता है। ऊपर से अरब के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट ने नई टेंशन खड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और सैनिक सऊदी भेजे जा चुके हैं। यानी अगर क्षेत्र में जंग भड़कती है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि एक मोहरा बनकर सीधे मैदान में उतर सकता है। और देखिए, ईरान से वार्ता फेल होने पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि जंग में बुरी तरह से ईरान जो है वो हार चुका है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की पूरी सेना ही खत्म हो चुकी है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू हो जाएगी, ईरान को तेल का व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दे दी गई है, या फिर यूं कहिए कि ये वो ऐलान कर दिया गया है जिसमें एक आर पार की लड़ाई नजर आती है। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. और देखिए, ईरान को अभी भी यूएस से समझौते की उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बयान इसी तरह की तरफ इशारा करता है। मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूएस के साथ समझौता अभी भी मुमकिन है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान के अधिकारों का सम्मान यहाँ पर बेहद जरूरी है। यूएस तानाशाही रवैया छोड़े तो डील यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। तो क्या ये इस बात की तस्दीक करता है कि अभी भी ईरान को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ समझौता हो सकता है, खासतौर से तब जब एक बड़ी टेबल पर जनप्रतिनिधि मिले और ये बातचीत नाकाम रही। और नेटो पर फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बरसते हुए नजर आए हैं, वो गुस्सा नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो से बहुत निराश हूं, नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, नेटो को खरबों डॉलर की मदद अमेरिका ने हमेशा दी है। जब भी नेटो को मदद की जरूरत दी गई है अमेरिका की तरफ से दी गई है, लेकिन ईरान युद्ध में जिस मदद की उम्मीद थी वो नेटो ने नहीं दी। हालांकि इससे पहले भी अपनी खीज, अपनी बौखलाहट, अपना गुस्सा नेटो पर जाहिर कर चुके हैं। और ट्रंप तो इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि मुझे नेटो की जरूरत नहीं है, अमेरिका को अब नेटो की कोई जरूरत नहीं। और देखिए, 24 घंटे से भी कम वक्त में जिस पीस टॉक का बेनतीजा अंत हुआ है उसके पीछे वैसे तो कई वजह है, लेकिन एक वजह सबसे बड़ी है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम। या ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अपने प्रोग्राम के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता यहां पर नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि इसके आने वाले अब जो आगे के घंटे हैं वो बहुत खतरनाक तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि अमेरिका जो नहीं चाहता वही ईरान देखिए बेधड़क होकर कर रहा है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विशाल अमेरिकी वॉर प्लेन का जमावड़ा लग रहा है। इस्लामाबाद के पीस पॉइंट से शांति की प्रस्तावना लिखने वाले पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी हाई अलर्ट पर बनी हुई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। एयरबेस और बॉर्डर क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी गई है। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
मियामी में UFC फाइट का मजा ले रहे थे। ठीक उस वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। इस दौरान ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का हिस्सा मत समझिए। ये ईरान में उस परमाणु कार्यक्रम का असर है जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने वाला नहीं है और यही जिद टकराव को और खतरनाक बना रही है। The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. इसी बीच इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी वॉर प्लेन्स की मौजूदगी संकेत दे रही है कि हालात सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और सैन्य विकल्प धीरे धीरे हकीकत बनते जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान वहां अड़ा है जहां खतरा बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि 40 दिनों की जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रही है। ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई हिस्से अब भी अंडरग्राउंड और छिपे हुए माने जा रहे हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी कई संवेदनशील साइट तक पूरा सक्सेस नहीं मिला है, जिससे असली स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपने प्रोग्राम के जारी रहने की बात कह रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वो सच है जो इस पूरे टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम और अधूरी निगरानी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार बताकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ परमाणु क्षमता, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी और बीच में फेल होती कूटनीति। ये समीकरण साफ इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। और अगर ये टकराव भड़का तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जहां पर ईरान से वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान वापस आए या नहीं, वो वार्ता नहीं चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्हें कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। वो वार्ता नहीं चाहते हैं, बातचीत नहीं चाहते हैं, किसी तरह की कोई डील नहीं चाहते हैं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अगला रवैया सामने आया है। और देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 टैंकर क्षतिग्रस्त हालत में वापस लौटा। तस्वीरों में विमान के ढांचे पर शेरनिल के कई छेद और पेच लगे हुए हैं, साफ निशान इसके दिखाई दे रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये नुकसान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमले में हुआ है। ये वही प्लेन है जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। ईरान के मिसाइल या ड्रोन हमले की आशंका अभी फिलहाल जताई जा रही है। और ईरान अमेरिका शांति वार्ता, ये बातचीत देखिए फेल हो गई, जिसके बाद ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि अमेरिका जहां एक तरफ ईरान पर समंदर के रास्ते बड़ा हमला करने जा रहा है। 21 घंटे में वार्ता फेल, 48 घंटे में ईरान पर हमला। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का टारगेट मैट्रिक्स प्लान एक्टिव हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 400 से 600 ठिकानों की एक व्यापक सूची तैयार की है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 80 से 120 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें युद्ध के पहले 6 घंटे में ही नष्ट करने की योजना है। इनमें मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन कमांड सेंटर और वायु रक्षा प्रणालियां जैसे S-300, S-400 भी शामिल हैं।
दूसरा है आर्थिक और ऊर्जा लक्ष्य, खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह पर हमले। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का मानना है कि ईरान की तेल अर्थव्यवस्था को ठप करने से ही उसकी युद्ध क्षमता खत्म होगी। नतांज और फोर्डो जैसे भूमिगत ठिकाने हालांकि ये बहुत गहरे हैं, लेकिन इजराइल बंकर बस्टर बमों के साथ कम से कम 15 से 20 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर हमले की फिराक में है। इधर दूसरी तरफ ईरानी खुफिया विंग कुद्स फोर्स की रिपोर्ट के संकेत मिलते हैं कि वो केवल बचाव ही नहीं करेंगे बल्कि हमला भी करेंगे। हॉर्मुज में ईरान ने पानी के भीतर चलने वाले आत्मघाती ड्रोन तैनात किए हुए हैं। यदि ईरान की धरती पर हमला होता है तो लेबनान, सीरिया और इराक से एक साथ 1500 से 2000 मिसाइलें इजराइल की ओर दागने की खुफिया सूचना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने और ज्यादा खूंखार हमले को लेकर के तैयारी पूरी कर ली है। रूस की S-400 और वर्बा मिसाइलें तैयार। रूस ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस के महत्वपूर्ण घटक और 9K-333 वर्बा यानी कि बेहद आधुनिक कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें दी है। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के लिए काल साबित हो सकती हैं। चीन की CM-302 और बेइदोउ नेविगेशन। चीन ने अपनी CM-302 एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइलें ईरान को दे दी है। सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान अब अमेरिकी GPS की बजाय चीन के बेइदोउ सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जैम करना अमेरिका के लिए लगभग असंभव है। रूसी सैटेलाइट डेटा अप्रैल 2026 के ताजा इनपुट्स बताते हैं कि रूसी सैटेलाइट्स ने इजराइल के 55 ऊर्जा ठिकानों और मिडिल ईस्ट में मौजूद 46 अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की लाइव तस्वीरें और लोकेशन ईरान को दी हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो अगले 24 घंटे में ये तय करेंगे कि इन हथियारों का बटन दबेगा या नहीं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ऑपरेशन सेंटिनल के तहत B-52 और F-35 तैनात कर चुका है। इसके दो मकसद हैं, पहला हॉर्मुज को खुला रखना और ईरान की परमाणु क्षमता को 10 साल पीछे धकेलना। खुफिया रिपोर्ट इशारा कर रही हैं कि वास्तविक मिसाइल हमले से 1-2 घंटे पहले ही ईरान के पूरे बिजली ग्रिड और संचार तंत्र को ठप करने के लिए एक बड़ा साइबर हमला ओलंपिक गेम्स जैसे का उन्नत संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि खार्ग द्वीप पर हमला पूरी तरह विनाश की श्रेणी में हो सकता है, जिससे फारस की खाड़ी में तेल का रिसाव एक बड़ा पर्यावरणीय संकट भी पैदा कर देगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने देखिए एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों के साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और सेना प्रमुख एयाल जमीर भी मौजूद थे। इस वीडियो में नेतन्याहू ने दोहराया कि उन्होंने भले ही लेबनान के अंदर एक बफर जोन यानी कि सिक्योरिटी जोन बना लिया हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जंग जारी है। ये दौरा देखिए ऐसे वक्त में हुआ है जब लेबनान में तनाव लगातार बढ़ रहा है, खतरनाक हमले यहां पर हो रहे हैं और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका है। नेतन्याहू की यात्रा सीधा संकेत देती है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी और कार्रवाई को जारी रखने के पूरी तरह से मूड में है। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים. इजराइल की एक लाइन बिल्कुल साफ है, जब तक हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होता तब तक कोई स्थायी शांति संभव नहीं। यानी इजराइल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पहले हासिल करना चाहता है और डिप्लोमेसी बाद में। अब सवाल यह है कि सीज फायर इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे 4 वजह है। इसमें कई दावेदार हैं। सिर्फ 2 देश नहीं, कई देश और संगठन शामिल हैं। हर कोई सीज फायर को अलग तरह से देख रहा है। कोई भी पहले रुकने को तैयार नहीं है। जब तक हमले जारी हैं, बातचीत कमजोर रहेगी। अब वापस पाकिस्तान की बात। उसकी कोशिश है कि वो एक ब्रिज बने, लेकिन कई मोर्चों पर वो भरोसे के लायक ही नहीं है। इजराइल उसे स्वीकार ही नहीं करता। उसका प्रभाव सीमित है।
और ग्राउंड पर उसका कोई कंट्रोल भी नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की मध्यस्थता अभी तक असर नहीं दिखा पा रही। अब आगे क्या होगा, इसकी 3 संभावनाएं दिखती है। सीमित सीज फायर, मतलब ये कि कुछ समय के लिए तनाव कम हो सकता है। जंग भी और बात भी, मतलब हमले जारी रहेंगे और बातचीत साथ साथ चलेगी। जंग और भड़केगी, मतलब अगर ईरान कूदता है तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। अब तस्वीर साफ है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत से भी लड़ी जा रही है, लेकिन दोनों देशों की दिशा अलग है। तो सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी या जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है? क्या ये जंग अब कंट्रोल से बाहर जा रही है? क्या इस जंग को अभी भी रोका जा सकता है? अब इस पूरे संघर्ष में एक और फैक्टर तेजी से उभर रहा है, काबू में जंग। यानी क्या इस जंग को सीमा के अंदर रखा जा सकता है? अभी तक इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की है, हिजबुल्लाह ने सीमित जवाब दिया, लेकिन खतरा कहां है? अगर एक बड़ा मिसाइल हमला होता है या किसी बड़े शहर को निशाना बनाया जाता है तो जवाब भी उतना बड़ा होगा और यहीं से जंग का लेवल बदल सकता है। इस तरह के संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा होता है चेन रिएक्शन। एक हमला, फिर जवाब और फिर उससे बड़ा जवाब, और धीरे धीरे पूरा इलाका जंग में खींचता चला जाता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सिर्फ सैन्य ताकत इस समस्या का हल है? इजराइल ने सैकड़ों टारगेट हिट किए, नेटवर्क कमजोर किया, लेकिन क्या इससे हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इतिहास कहता है कि ऐसे संगठन सिर्फ हमलों से खत्म नहीं होते, और यही वो जगह है जहां डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन डिप्लोमेसी कब काम करती है? जब दोनों पक्ष रुकने को तैयार हों, और अभी तो कोई भी पक्ष पहले रुकने को तैयार नहीं। तो अब हालात ऐसे हैं कि जंग जारी है, बातचीत भी जारी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और यही इस संघर्ष को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा है। 24 घंटे में 200 ठिकाने, नेतन्याहू का सबसे खौफनाक प्लान और लेबनान के नक्शे को बदलने की तैयारी। क्या हिजबुल्लाह टूट जाएगा या और खतरनाक हो जाएगा? क्या ईरान अमेरिका का सीज फायर टूटने वाला है? यही बड़ा सवाल है। और होर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर देखिए, ईरान की यूएस को धमकी सामने आई है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज पर यूएस आर्मी का सामना करने को हम तैयार है। ईरान ने कहा कि शक्तिशाली हथियारों से दुश्मन को जवाब यहां पर ईरान के जरिए दिया जाएगा। तो जहां अमेरिका की तैयारी नजर आ रही है ईरान पर हमले की एक रिपोर्ट के जरिए, तो वहीं पर देखिए ईरान ने भी कहा है कि वो दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। शक्तिशाली हथियारों से ये जवाब दिया जाएगा। वहीं पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज सभी देशों का है, सिर्फ अमेरिका का नहीं है। हम चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे, लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि यूएस जहाज फारस की खाड़ी में क्या कर रहे हैं, ये सवाल यहां पर दागा है। और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये ईरान का बड़ा बयान सामने आया है कि होर्मुज सभी देशों का है, ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है। हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहे। और देखिए, कच्चे तेल के दाम जो है वो $105 बैरल के पार पहुंच चुके हैं। यूएस ईरान वार्ता फेल होने के बाद तेल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा की ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और जिसका खौफ या फिर यूं कहिए जिसकी आशंका यहां पर जताई जा रही थी, क्योंकि बातचीत नाकाम हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर से वही संकट छा चुका है, जहां पर आवाजाही को लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस अब भी बरकरार है और हालात बेहद गंभीर है। ऐसे में देखिए, फेल होने के बाद ये वार्ता, तेल के दाम जैसा कि मार्केट एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक वैसा ही।
और वहीं पर पोप लियो के बयान पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। ईरान का समर्थन करने पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का यह गुस्सा भड़कता हुआ नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पोप लियो व्हाइट हाउस में नहीं होते तो पोप लियो वेटिकन सिटी में नहीं होते। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो कि ईरान का समर्थन करे। डोनाल्ड ट्रंप का देखिए गुस्सा सीधे तौर पर यहां पर भड़कता हुआ नजर आया है। पोप लियो व्हाइट हाउस में नहीं होते तो पोप लियो वेटिकन सिटी में भी नहीं होते। और वहीं यूएस फोर्स का बड़ा बेड़ा जो है पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुका है। दरअसल C-17, C-130J, KC-35R वॉर प्लेन रवाना हो चुका है। यूरोप के ऊपर से गुजरते देखे गए हैं यूएस फोर्स के ये प्लेन। और साथ ही ईरानी मीडिया ने बाकायदा ये एयर ट्रैफिक मैप जो है, जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, वो जारी किया है। और ये ईरानी मीडिया के जरिए जारी किया गया वो एयर ट्रैफिक मैप है जो बता रहा है कि किस तरह से आसमान से अमेरिकी प्लेन गुजर रहे हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला, 10 लाख ईरानी सैनिक मुकाबले को तैयार। ईरान के 10,000 ठिकानों को अमेरिका तबाह कर चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर 21,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें ईरान पर दाग चुके हैं। 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों के लॉन्चर तबाह करने का दावा अमेरिका कर चुका है। ईरान की 85% से ज्यादा मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से तबाह करने का दावा ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करके अपनी ताकत को साबित कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ये कोई सामान्य टुकड़े नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है। जिसमें अमेरिका की सबसे घातक रैपिड रिस्पांस टीम शामिल है। इसे कार्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया है। खबर है कि अमेरिका के सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही है और पैदल सेना के साथ भारी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी जा रही है, जो साबित करती है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर नियंत्रण की योजना बना रहा है। यानी ईरान के खार्ग द्वीप पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का कब्जा। ये 10,000 नए अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद 5,000 मरीन और हजारों पैराट्रूपर्स के साथ मिलकर एक स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। यही वजह है कि ईरान ने भी अमेरिका के 10,000 सैनिकों के जवाब में अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया तंजीम के मुताबिक तेहरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों को भीषण जंग के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के इन 10 लाख लड़ाकों में ईरानी नियमित सेना, IRGC और मजीद लड़ाके भी शामिल हैं। इस बीच खबर ये है कि ईरान ने सैनिकों की भर्ती की उम्र घटाकर 12 साल तक कर दी है। यानी महज 12 साल की उम्र पूरी करने वाले लड़के भी अब ईरान की तरफ से सैनिक बनकर जंग में उतरने के लिए तैयार होंगे, जो साबित करता है कि ईरान एक लंबी और भीषण गुरिल्ला वॉर या यूं कहें कि एक छद्म युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईरान का मानना है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो फिर वो अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ अमेरिकी सेना को शहरों में उलझा देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या ईरान पर बहुत बड़ा हमला होता है या नहीं।
और देखिए ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी की तैयारी यहां पर सामने आ गई है और ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों को रोक देगा। और ये नाकेबंदी जो है अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जुड़े ईरान के सभी तटीय इलाकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे जहाज किसी भी देश का हो। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए आने जाने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। नाकेबंदी से पहले व्यापारिक जहाजों के लिए औपचारिक सूचना जारी की जाएगी और इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और दुनिया की चिंता और भी ज्यादा गहरा चुकी है। और आइए अब आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि दुनिया की चिंता यहां पर बढ़ी हुई है। दरअसल ऐलान के बाद जो मुताबिक है वो अमेरिका हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को पूरी तरह से रोक देगा। कोई भी जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे नहीं। कब से बता देते हैं वक्त यहां पर जो ऐलान किया गया है अमेरिका के लिहाज से सुबह 10 बजे से ये वक्त शुरू हो जाएगा, लेकिन भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे से ये जो ऐलान है वो जमीनी तौर पर आएगा। और इसके अलावा देखिए अमेरिका ने यह साफ कहा है कि ईरान के किसी भी आने जाने वाले जहाज को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा, यानी कि ईरान के पोर्ट पर आने वाले जहाज जो हैं वो सीधे तौर पर रोके जाएंगे। लेकिन कौन कौन से पोर्ट है बता देते हैं। फारस ओमान की खाड़ी के पोर्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये बड़ी बात यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि अब नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज शाम 7:30 बजे से जब ये तस्वीर नजर आएगी तो कितना खतरनाक माहौल यहाँ पर सामने आएगा। वही यूएस फोर्स का बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां पर यूएस फोर्स का बड़ा बेड़ा जो है वो पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुका है। बड़ा बेड़ा यानी कि C-17, C-130J, KC-35R वॉर प्लेन है, जिसकी रवानगी देख लीजिए ट्रैफिक मैप के जरिए सामने आई है। यूरोप के ऊपर से गुजरते हुए आप देख लीजिए यूएस फोर्स के ये प्लेन है। ईरानी मीडिया ने खुद इस एयर ट्रैफिक मैप को जारी किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से यूएस फोर्स का ये बड़ा बेड़ा जो है वो पश्चिम एशिया की तरफ रवाना हो चुका है। C-17, C-130J